एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलो एरीन। जो एरिल हाइलाइट या हेलो एरीन्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाया है। हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन का क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है, एक्वस NaOH यहाँ लिया है, कुछ और कंडीशन प्रोवाइड कराई हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कुछ और रिएक्शन के साथ में। इस तरह से हम लोगों ने क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से और हमको फिनाल मिल गया है। हेलो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिविटी के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट कारण है। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम जो होता है उसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारी रिंग के अंदर प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में कॉन्जुगेशन में होते हैं और ये यहाँ पर रेजोनेंस करते हैं। इससे हमारा हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड न होकर के पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डिसोसिएशन कम हो जाता है और इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। साथ में कुछ और फैक्टर भी इसको सपोर्ट करते हैं जिससे रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। यहाँ हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ये हेलो एरीन की रिएक्टिविटी को कम करेगा क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग किसी हेलो एल्केन से कंपेयर करेंगे तो हेलो एल्केन में रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं होगा और वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे। यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हेलो एरीन और हेलो एल्केन्स में कंपेयर करेंगे तो हमारे हेलो एरीन्स कम रिएक्टिव होते हैं। इसका एक और रीजन होता है कि हमारा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो साइज में छोटा होता है और कार्बन हेलोजन बॉन्ड भी छोटा होता है। इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि हमारा जो हेलो एल्केन में कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है, साइज में रिलेटिवली बड़ा होता है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई रेजोनेंस भी नहीं होता है। तो ये हमारा बॉन्ड डिसोसिएट होना आसान होता है और ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ हेलो एरीन वाले कार्बन हेलोजन बॉन्ड से कम होता है। एक और फैक्टर होता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जब हमारा हैलाइड हाइड्रोजन एटम हेलो एरीन से अलग होता है तो इस पर बनने वाला फिनाइल कैटायन कम स्टेबल होता है और इसलिए ये प्रोडक्ट को जल्दी स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। हेलो एरीन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कम रिएक्टिविटी का एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है और जब ये अटैक करता है बेंजीन न्यूक्लियस पर तो यहाँ पर पहले से काफी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण ये प्रॉपर अप्रोच नहीं कर पाता है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक्वस सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोल्यूशन लेंगे और इस रिएक्शन के लिए 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाना होगा। यानी ये रिएक्शन काफी ड्रास्टिक कंडीशन में हो पाएगी। इससे पता चलता है कि हमारे क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन कितने कम रिएक्टिव होते हैं। इसमें सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा जिसको एसिड के साथ ट्रीट करके हम लोग फिनाल प्राप्त कर लेंगे। हम लोग अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी जैसे नाइट्रो है इसको हम लोग आर्थो या पैरा पोजीशन पर लगाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसका कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन पर होते हैं वो रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप इस ऊपर वाली रिएक्शन से कंपेयर करेंगे तो वहां पर हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया था तो हमको 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाना पड़ा था और टेम्परेचर भी ज्यादा रखना पड़ा था, जबकि इस रिएक्शन में हम लोगों ने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है और रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन इजिली हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं हमने एक आर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर दो नाइट्रो ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है जिससे हमारे यहाँ पर रिएक्टिविटी हेलो एरीन्स की और बढ़ गई है और रिलेटिवली और कम टेम्परेचर पर 443 केल्विन के बजाय 368 केल्विन पर ही बिना किसी प्रेशर अप्लाई किए ही ये रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई नाइट्रो ग्रुप लगाएं, दोनों आर्थो और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाएं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है
तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पुल करते हैं और हमारी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है इस बॉन्ड की, और इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोग आसानी के साथ में केवल वाटर के साथ वार्म करके ही प्रोडक्ट पा जाते हैं। आर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो जैसे ग्रुप लगा करके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा करके हम लोग रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जबकि मेटा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रेजोनेंस में देख पाएंगे कि मेटा पोजीशन पर कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ता है और वो डायरेक्ट सीधे इन्वॉल्व नहीं रहता है मेटा पोजीशन हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ में। इसलिए मेटा पोजीशन पर अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उससे कोई रिएक्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। हैलो एरिन्स की रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। हमने जब एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है और 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो आप रिएक्शन कंडीशन को देख करके समझ जाएंगे कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाते हैं, हैलो एरिन्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और हमें कम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराना पड़ता है और हम इजिली प्रोडक्ट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।